नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आनंदीबाई हरसे सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जालौन की ऑनलाइन स्टडी एजुकेशन में मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह राजा सर आज यहाँ पर आपको पार्ट 2 है ना, जिसका नाम है आम्ल क्षारक तथा लवण के बारे में यहाँ पर पढ़ाऊंगा। और ये कक्षा 10 है ना, विषय जो है आपका वो विज्ञान है यहाँ पर। और विज्ञान में भी हम लोग कवर कर रहे हैं रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री को। ठीक है, इससे पहले मैं आपको 6 लेक्चर पढ़ा चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको पहला चैप्टर पढ़ाया था। ठीक है, बहुत सारी अभिक्रियाएं थी उसमें, जितना भी थ्योरी पोर्शन था वो हमने कंप्लीट किया। उसके बाद हमने उसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस किए। उसके बाद हमने ऐसे क्वेश्चंस किए जो अक्सर बोर्ड में पूछे जाते हैं, यानी कि अगर सीधे तौर पे कहा जाए तो आपका पूरा लेसन जो भी था वो हमने आपको पूरा वहाँ पर कवर करवाया था। ठीक है, अब हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे अपने दूसरे चैप्टर की। चलिए चलते हैं बेटा आगे। और देखिए, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो जब बनाते हैं है ना, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आप इतने टाइम वो वीडियो को देख सकते हैं, या जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि ये वीडियो अपलोड हो गई है, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बेटा आगे देखिए। एक यहाँ पर बहुत ज़रूरी है ना सूचना मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। यहाँ पर आयुष कवच ऐप। बोले सर ये क्या है? ये बेटा एक प्रकार का एप्लीकेशन है। ये क्या करता है बताते हैं इस ऐप में कि आखिर ये इतना ज़रूरी क्यों है और आप इसको इंस्टॉल क्यों करें। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं। ये जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, ये इसका सिंबल यानी कि लोगो है। अब ये चलाता कौन है बेटा? पहला क्वेश्चन तो बेटा इसको यूपी सरकार जो है इसने लॉन्च किया है। ठीक है, क्यों किया है? देखिए, आपको पता है कि कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस जो बीमारी है, अभी तक उसकी ना तो कोई वैक्सीन मतलब किसी भी प्रकार की कोई दवाई नहीं है अभी। ठीक है, तो हम इससे बच कैसे सकते हैं? एक दो तरीके हैं इसके, है ना। पहला तो आप पहली बात तो आप संपर्क में ही न रहें जिससे संक्रमण है, जिस व्यक्ति को कोरोना वायरस है। पहली चीज़ आप दूसरों से दूरी बना के रखें। ठीक है, और उसके बाद अगर मान लीजिए किसी कारणवश प्रभावित हो भी जाता है, पहली बात तो ना हो कोई प्रभावित, सभी लोग स्वस्थ रहें अच्छे से, तो उसमें बेटा हमारी इम्यूनिटी बहुत डेवलप करती है आपको रिकवर करने में। इम्यूनिटी क्या होती है? हमारी जो क्षमता होती है रोगों से लड़ने की, इम्यूनिटी। तो आपसे लगातार जब भी आप कोरोना वायरस से संबंधित कोई न्यूज़ को पढ़ते हैं तो उसमें ये कहा जाता है कि इम्यूनिटी अपनी मतलब अच्छी रखें। इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जा सकती है? आप योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, आपको किसी प्रकार के खाना खाने हैं जिससे भोजन करना आपको, जिससे आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी डेवलप हो सके और आप कोरोना वायरस जैसी बीमारी से लड़ सकें। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये ऐप जो है वो इसी प्रकार के बहुत सारी इस ऐप में विशेषताएं हैं, जिससे आप इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको बहुत कुछ इस ऐप के थ्रू जानने को मिलेगा कि हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे डेवलप करें, योगा कौन से करने हैं, ये आपको सजेस्ट करता है वो सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए चलते हैं आखिर ऐसा और क्या क्या है इसमें। देखिए बेटा, जब आप अंदर जाएंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपको मिल जाएगा। यहाँ पर क्या है? आयुर्वेद की आवश्यकता क्यों है आज के समय, आपको पता है। देखिए, बीमार होना एक अलग बात है। आयुर्वेद क्या करता है? आयुर्वेद इसमें बिलीव करता है कि आप बीमार ही ना हो। ठीक है, बीमार होने के बाद इलाज का जो है आयुर्वेद है ये मतलब जो भी देसी इलाज उसमें ये कहा जाता है खान पान पहले ही से आप ऐसा रखें कि आपको कोई बीमारी ना हो। ऐसा ना हो कि आप पहले ग्रसित हो जाएं बीमारी से और उसके बाद आप उसका इलाज कराएं। ठीक है, आप स्वस्थ रहें पहले से ही, है ना। आयुष टैली के बाद इसके बारे में भी बताया गया। बेहतर जीवन शैली यानी कि आप अपने जीवन को बेहतर कैसे जी सकते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता, यहाँ पर स्थानीय उपाय, जैसे आप जालौन में रह रहे हैं तो कि जहाँ भी हम रहते हैं, है ना, भौगोलिक स्थिति के आधार पर वहाँ के खान पान अलग होते हैं ना। तो आपके एरिया के हिसाब से आपको क्या खाना चाहिए, है ना, जलवायु भी अलग अलग होती है, कि आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छे से डेवलप हो सके। तो यहाँ पर वो सजेस्ट करेगा ऐप कि आपको क्या करना है। ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता वृद्धि, आयुष मंत्रालय के उपाय भी हैं यहाँ पर। आयुष मंत्रालय आपको पता है गवर्नमेंट के थ्रू चलता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आप इसमें और मतलब वृद्धि के उपाय भी दिए जाएंगे आपको, और कोविड-19 से देखभाल आपको कैसे करनी है। और यहाँ पर बहुत सारे आप अगर चाहें तो किसी से मतलब आप साझा भी कर सकते हैं अपनी जो जानकारी है, या आप ले भी सकते हैं जानकारी। यहाँ पर नंबर भी दिए जाएंगे, आप मैसेज के थ्रू उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, लाइव योग भी आपको मिलता है जिससे आप योगा भी सीख सकें। ठीक है, और योग ध्यान वीडियो गैलरी भी है। एक तो वीडियो अपलोड लाइव भी मिल जाएंगे जो अभी प्रेजेंट में चल रहे, लाइव तो जानते हैं जो प्रेजेंट में हाल के हाल है ना,
और ये आपका क्या है, इसमें आपको वीडियोस बहुत सारे मिल जाएंगे जिससे आप योगा को देख सकें। कभी कभी हम कोई आसन करते हैं पर हमें आता नहीं है, हमें यही पता नहीं होता उसमें सांस छोड़ना है कि लेना है ना, किस प्रकार से कितने मिनट तक करना है ये योगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको इस प्रकार के ऐप में, ये एप्लीकेशन जो है आपको इतनी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड कराता है। ये मैं भी यूज करता हूँ, तो उम्मीद करेंगे आप लोग इसको यूज करें अगर आप लोग चाहें तो, ठीक है। चाहे क्या आपको पता है कि इस समय आपको इम्यूनिटी डेवलप करनी है तो आप इसको जरूर मतलब इंस्टॉल कीजिए और आप इससे अपने दैनिक दिनचर्या को बदलिए, ठीक है। चलिए चलते हैं बेटा अपने यहाँ पर सेशन की ओर। और यहाँ पर सेशन में हमारा जैसे कि लिखा है अध्याय 2 के बारे में, है ना। हमें पढ़ना है बेटा अम्ल के बारे में, क्षारक के बारे में एवं लवण के बारे में, ठीक है। ये 3 चीज़ें हम इसमें डिस्कशन करेंगे। फिर इनके गुण क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या इनका यूजेस रहते हैं, ये सब इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इंट्रो है, यहाँ पर पहले आप इंट्रो जान लीजिए चैप्टर का, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, आपने बताया जा रहा है यहाँ पर कि जो हम भोजन करते हैं, है ना, पिछली कक्षाओं में आपने देखा होगा कि भोजन का स्वाद जो होता है वो खट्टा भी होता है, कड़वा होता है ना। इस प्रकार से हम ये पता लगाते हैं स्वाद के आधार पर कि वो अम्ल है या क्षारक है, यानी कि हम स्वाद से ये पता लगा सकते हैं कि वो अम्ल है या क्षारक है, ठीक है। आपने देखा हो कभी कभी हम लोग ज़्यादा गरिष्ठ भोजन कर लेते हैं, तेली भोजन कर लेते हैं, तो एसिडिटी का नाम आपने सुना होगा, जैसे हम लोग कहते हैं अम्लता से कोई व्यक्ति पीड़ित हो जाता है। फिर आप क्या करते हैं ऐसे में, अब हालांकि एक बात अलग है कि आप इनो आपने नाम सुना होगा, इसका यूज होता है, लेकिन देसी उपाय भी बहुत से लोग करते हैं, जैसे नींबू का पानी पीते हैं सिरकंग या बेकिंग सोडा का पानी पीते हैं, ऐसे इनो बनाया जाता है। नहीं मतलब उसका अलग होता है तरीका बनाने का, उसमें केमिकल के थ्रू बनाया जाता है, लेकिन वो भी मतलब आपको बहुत अच्छे से जल्दी से आराम देता है वो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या है, अब उपचार बताते समय आपको क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो ये पता करना है, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि अम्लता, जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि किसी व्यक्ति में अम्लता एसिडिटी हो गया। एसिडिटी होने का मतलब ये है कि उसमें अम्ल की मात्रा बढ़ गई। अम्ल को इंग्लिश में हम लोग बेटा क्या कहते हैं, एसिड, क्या कहते हैं, एसिड, इसलिए एसिडिटी शब्द बनता है, अम्लता इसको कहते हैं। तो जब वो ज़्यादा हो जाता है तो उसे ख़त्म करने के लिए, जैसे आपको पता है ये माइनस है प्लस है, तो एक दूसरे को, जैसे माइनस के 4 प्लस के 4, तो यहाँ पर क्या हुआ एक दूसरे को खत्म कर दिया, कितना आएगा आंसर बेटा, 0 आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या पता चल रहा है कि अम्लता को अगर खत्म करना है या कम करना है तो बेटा क्षारकता से किया जा सकता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या करते हैं, ऐसे में हम लोग ये समझ में आ जाता है कि अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमने क्या किया, जैसे यहाँ पर नींबू का रस दिया है ना, या सिरका दिया, तो इससे क्या हुआ, अम्लता कम हो गई, आराम मिला उसको, ठीक है। तो हम समझ रहे हैं कि यहाँ पर अम्ल जो और क्षार जो है एक दूसरे के प्रभावों को क्या करते हैं, कम करते हैं। दूसरी बात क्या है कि याद कीजिए, जैसे हमने बिना स्वाद चखे ही खट्टे एवं कड़वे पदार्थों की जांच की थी, है ना। हम कभी कभी हमें ये पता होता है कि स्वाद में खट्टे हैं, है ना, तो हमें ये पता चल जाता है कि ये अम्ल है, ये क्षार है। अभी हम बता रहे हैं क्या होता है, आगे हम लोग पढ़ते आएंगे, ठीक है। आगे देखिए, देखिए यहाँ पर जानकारी साझा हो रही है आपसे, क्या हो रही है कि अम्लों का स्वाद जो होता है बेटा खट्टा होता है। पहला यहाँ पर क्वेश्चन यही बनता है, पहली चीज़ आपको याद रखनी है क्या, कि अगर आप कोई फल खाते हैं, ऐसी चीज़ें खाते हैं जो खाद्य पदार्थों में सम्मिलित हैं आपके, आप अगर ऐसी चीज़ों का यूज करते हैं ना, तो बेटा वहाँ पर अगर उसका स्वाद जो है वो खट्टा है तो आप समझ लेना कि उसमें अम्ल की मात्रा, और जितना ज़्यादा खट्टा होगा उसमें अम्ल की मात्रा उतनी ही ज़्यादा होगी। दूसरी बात आपको क्या रखनी है कि जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस को बेटा क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। पहली आपको, दूसरी बात आपको याद है, पहला क्या आपको याद रखना है कि अम्लों का स्वाद बेटा खट्टा होता है और यह नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं, ठीक है बेटा। आगे देखिए, अब यहाँ पर क्षारकों की अगर हम बात करें तो क्षारक जो होते हैं, क्षार नहीं बेटा क्षारक, ठीक है ना। क्षारकों की जो बात करें हम यहाँ पर, इनका स्वाद जो होता है बेटा वो कड़वा होता है, ठीक है। और यह जस्ट अपोजिट होते हैं, ये अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस को कैसा कर देता है, लाल कर देता है, तो यह लाल लिटमस को बेटा कैसा कर देता है, नीला कर देता है। समझ में आ रहा है आपको। अच्छा, अब बोले सर ये नीला लाल कर रहा है तो ये तो सूचना एक प्रकार की दे रहा है, या हमें ये बता रहा है कि अम्ल या क्षार है, तो बेटा इन्हें हम लोग कहते हैं सूचक। अब बोले सर सूचक क्या होता है, यहाँ पर प्राकृतिक सूचक भी लिखा है। देखिए प्राकृतिक का मतलब ये नेचुरल है, यानी कि ये अब बनाया नहीं जाता है, ये नेचुरल तरीके से प्राप्त होता है लिटमस जो है ना। और ये प्राकृतिक सूचक है, पहला क्वेश्चन। अगला अब देखिए, कई क्वेश्चन आपसे यहाँ जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताता जा रहा हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बन सकता है कि लिटमस जो है वो किस प्रकार का सूचक है, तो आप बताएंगे बेटा कि वो एक प्राकृतिक सूचक है। प्राकृतिक का मतलब उसे बनाया नहीं जाता है,
है ना, उसे क्या क्या वो प्रकृति से ही प्राप्त होता है, तो उसको बेटा प्राकृतिक कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बारे में तो बेटा हमने जान लिया। दूसरा क्या है, ये तो हमारा पहला हो गया। हल्दी आपने नाम सुना होगा, आपने बताया आपके किचन में हल्दी होगी, सब्जियों में डाला करते हैं हम लोग, उसका खान पान में यूज करते हैं, करते नहीं करते हैं। ठीक, एक ऐसा ही सूचक है, ये भी एक प्रकार का सूचक है। ठीक है, अच्छा, ये क्या होता है, आपने देखा श्वेत कपड़े पर अगर लगे जो सब्जी के दाग होते हैं, जब उसको छारगी पड़ती है, देखिए हम साबुन से हम धोते हैं, तेल से लगे हुए किसी कपड़े को, है ना, तब क्या होता है उसमें लाल या भूरे रंग के क्या पड़ जाते हैं, धब्बे पड़ जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो साबुन हम लोग बेटा यूज करते हैं उसमें असल में पाया जाता है क्षारक। क्या होता है उसमें, क्षारक होते हैं। तो क्षारक क्या कर देते हैं, जिसमें आपको क्या कर देते हैं, रंग परिवर्तित कर देते हैं, क्योंकि क्षार क्या करते हैं, अम्ल या क्षार जो होते हैं वो किसी परिस्थिति में अपने प्रभाव को छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, साबुनों में क्षारक होता है। ठीक है, तो वो इस चक्कर में क्या कर देता है, जो हल्दी होती है उसमें लाल रंग का भूरा, है ना, भूरा लाल कलर हो जाता है। ठीक है, अगर लेकिन कपड़े को जल में धोया जाए फिर वो कैसा हो जाता है बेटा, पीला हो जाता है। ठीक, आगे देखिए, अम्ल एवं क्षारक की जांच करने के लिए संश्लेषित सूचक जैसे, अब यहाँ पर दो आपको याद रखने, पहला क्या था हमने आपको बताया था, जैसे लिटमस हो गया, है ना, दूसरा आपका हमने क्या बताया, हल्दी। अब इनकी एक खास बात कि बेटा ये तो है प्राकृतिक सूचक, क्योंकि ये प्रकृति से प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर लिखा है संश्लेषित, लिखा है सिंथेटिक तरीके से इसको बनाया जाता है, यानी कि इसे बनाया जाता है ना। तो ये बेटा आपका प्राकृतिक सूचक नहीं है, पहली बात तो ये याद रखनी। कौन कौन नहीं है, जैसे मिथाइल ऑरेंज हो गया, आपको मैथल ऑरेंज भी इसको कहते हैं, कभी कभी इसका प्रोनाउंसिएशन हम लोग करते हैं मिथाइल में। ठीक है, अच्छा, फिनाप्थलीन हो गया या फिनाप्थलीन इसको पढ़ते हैं। ठीक है, का भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो दो हैं आपके, ये तो होगा बेटा संश्लेषित, और ऊपर जो हमने आपको दो बताया वो बेटा आपके होगा प्राकृतिक। ठीक है, आगे देखिए, इस अध्याय में हम बहुत सारी जानकारी भी यहाँ पर करेंगे, जैसे अम्ल क्षारक की अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। ठीक है ना, एक दूसरे को प्रभाव कैसे करते हैं वो भी हम जानेंगे, उनके यूजेस क्या है हमारे दैनिक जीवन में वो भी हम जानेंगे। ठीक है, तो ये तो इंट्रो था चैप्टर का। अब हम लोग बेटा चलते हैं आगे अपने चैप्टर की ओर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। क्या, देखिए यहाँ पर जब भी कोई ऐसे आपको पॉइंट मिला करें तो हो सकता है कि ये अभी के लिए नहीं, लेकिन आगे के लिए अगर आप किसी जॉब की तैयारी करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके हो जाते हैं। तो आप इनको बेटा बहुत अच्छे से या तो कलर पेन से लिखा करो या अलग से बेटा इनको ऐसे सिंबल दिया करो, ताकि आप इनको जब भी पढ़ें तो ये आपको याद रहें। ठीक है, आगे देखो, लिटमस जो विलयन होता है वो बैगनी रंग का रंजक होता है। बैगनी मतलब बैगनी आप कलर जानते हैं, रंजक का मतलब होता है कलर। ठीक है, जो थैलोपाइटा समूह है ना कि लिचेन लिखा है, पौधे से निकाला जाता है। अब यहाँ पर बहुत जरूरी बात आपको बताई जा रही है। क्या बताई जा रही है कि थैलोफाइटा समूह, अपने कक्षा 9 में समूह पढ़े होंगे, जैसे प्रोटोजोआ है ना, वर्टिब्रेटा, ऐसे करके आपने समूह पढ़े हैं, बहुत सारे पढ़े हैं कि नहीं पढ़े। तो उन्हीं में से एक थैलोफाइटा समूह आपने पढ़ा था। उसमें बेटा क्या पाया जाता है, एक प्रकार का पौधा होता है लिचेन, है ना, इस पौधे से निकाला जाता है बेटा लिटमस, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। थैलोपेटा जो होता है मतलब थैलोफाइटा समूह जो है, इसमें एक पौधा पाया जाता है लिचेन पौधा, उसी से बेटा निकाला जाता है लिटमस को। ठीक है, प्राय इसे सूचक की तरह प्रयोग किया जाता है। अब बोले सर सूचक क्या होता है, बार बार एक शब्द नाम ले रहे हैं सूचक। तो बेटा सूचक का मतलब होता है ऐसे पदार्थ जो अम्ल तथा क्षार के होने की पुष्टि करते हैं, सूचना देते हैं, असल में उन्हें कहा जाता है सूचक। अब ये भी क्या प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, जैसे कि आपने पढ़ा, एक तो प्राकृतिक आपके सूचक हो जाते हैं और दूसरे आपके हो जाते हैं संश्लेषित सूचक। ठीक है, आगे देखिए बेटा। ठीक, हाँ, लिटमस विलयन आगे देखना बहुत अच्छे से, यहाँ पर बात बताई जा रही है आपको। क्या बताई जा रही है, जब ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारकीय होता है, ध्यान रखना, जब ना तो उसमें अम्ल होता है ना ही क्षारकीय होता है, तब बेटा वह होता है बैंगनी रंग का, यानी कि इसका जो मूल रंग है, जो इसका रंग होता है, जब इसमें अम्ल क्षार कुछ नहीं मिलाया जाता है, जो इसका मूल रंग होता है वो बेटा होता है बैगनी। पहली चीज़ तो रखें ये याद, लिटमस का जो विलयन होता है उसका रंग कैसा होता है बेटा, बैगनी। ठीक है, हाँ, बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ भी होते हैं जो सूचक की तरह कार्य करते हैं, ये भी प्राकृतिक था। अब देखिए, जैसे लाल पत्ता गोभी हो गया, हल्दी के बारे में हमने आपको बताया था, हाइड्रेजिया हो गया, पेटोनिया हो गया, है ना, जेरानियम हो गया, जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियाँ किसी विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को सूचित करते हैं, है ना, और इन्हें अम्ल क्षारक सूचक या कभी कभी केवल सूचक कहते हैं। समझ में आ गया बेटा। तो यहाँ पर आपको याद क्या रखना है, यहाँ पर जो नाम आपको दिए जा रहे हैं ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है, यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन सा
प्राकृतिक है, सूचक और कौन सा नहीं है। तो ये आपको समझ में आ गया बेटा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है क्या कि लिटमस जो है इसका मूल रंग तो बेटा बैंगनी होता है, यानी कि जब ये ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है, ये बैंगनी रंग का होता है। कहाँ से निकाला जाता है? लिचेन पौधे से निकाला जाता है। लिचेन पौधे किस समूह का है बेटा? तो ये थैलोपाइटा समूह का है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी बन सकता है ना, कि लिटमस जो विलयन होता है जो बैंगनी रंग का होता है इसे लिचेन पौधे से प्राप्त किया जाता है, ये किस समूह में पाया जाता है पौधा? तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या आंसर क्या आएगा बेटा? थैलोफाइटा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए बेटा चलते हैं। अब यहाँ पर आपको पता है कि पदार्थों का वर्गीकरण आपने पहले भी पढ़ा था, हम कर सकते हैं। तो कई आधारों पर वर्गीकरण होता है। अगर हम अम्ल, क्षारक और लवण के रूप में यहाँ पर देखें, गुणों के रूप में उनको देखें, तो बेटा हम 3 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हम अम्लमय कैटेगरी में बांट सकते हैं, दूसरा हम क्षारक कैटेगरी में बांट सकते हैं, और तीसरा बेटा हम बांट सकते हैं लवण कैटेगरी में। ठीक है, तो जल्दी से बेटा जानते हैं कि अम्ल क्या होता है। जाहिर सी बात है कि सेशन में देखिए हमने आपको पहले भी पढ़ाया कि जब आप सेशन को बहुत अच्छे से समझते हैं तो चीज़ें अपने आप क्लियर होती आती हैं। अब आप ये समझ गए कि अम्ल क्या होते हैं, जिन्हें अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? वैसे एसिड कहा जाता है। ठीक है, अम्ल वे पदार्थ होते हैं पहली बात तो जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ठीक है, तो बेटा ये तो हो गए आपके अम्ल। लेकिन ये परिभाषा जो है वो एक चीज़ ध्यान रखना है। मान लीजिए आप कोई केमिकल तो खाएंगे नहीं, है ना, समझ में आ रहा। अब मान लीजिए आपके पास लिटमस पत्र भी नहीं है ना, या आप लेबोरेटरी में किसी चीज़ को चीज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसकी जो आपको लिखनी है प्रभाव वो आगे मिलेगी, यानी कि जो साइंटिफिक तरीके से डेफिनेशन दी गई वो आगे आपको मिलेगी। तो अभी अभी यहाँ पर जनरल इंट्रो है, उसमें बस इतना समझ लीजिए कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो स्वाद में एक तो खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को बेटा ये कर देते हैं लाल। ठीक है, तो ये अम्ल हो गए। समझ में आ रहा है बात को? बेटा आगे देखो, क्षारक क्या होते हैं? वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं और लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। असल में उन्हें क्या कहा जाता है बेटा? उन्हें कहते हैं हम लोग क्षारक। इन इंग्लिश में जो है बेटा हम लोग कहते हैं बेस। ठीक है, बेसिस यहाँ पर क्षारकों के लिए है। ठीक है, आगे देखिए बेटा लवण क्या होते हैं। यहाँ पर अभी तक हमने लवण के बारे में आपको नहीं बताया था। तो अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया जब होती है, यानी कि यदि किसी अम्ल को एक मिनट जी, अगर किसी अम्ल की अभिक्रिया ठीक किसी क्षारक से कराई जाए, अभी क्षार के बारे में पता चलेगा आपको, तो एक तो लवण बनता है भाई, बनता है, और एक बनता है बेटा जल, यानी कि H2O बन गया आपका, बन गया। तो बेटा यहाँ पर जल के अतिरिक्त जो पदार्थ प्राप्त होता है बेटा इसी को हम लोग कहते हैं लवण। क्या कहते हैं बेटा? लवण कहते हैं। इसके बारे में आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, सल्ट आपको इसको इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन होता है। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं जल्दी से। अब यहाँ पर नोट, जैसे कि वहाँ पर हमने पहले ऊपर पढ़ा दिया लेकिन फिर भी यहाँ पर मेंशन कर दिया ताकि आप इसको नोट कर लें। प्राकृतिक सूचक यही नेचुरल इंडिकेटर जो होते हैं, जैसे प्राकृतिक हमने क्या बताया था आपको? लिटमस होता है। ठीक है, हल्दी भी हो जाती है, लाल पत्ता गोभी है, हाइड्रेंजिया हो गया आपका, कुछ फूलों की पंखुड़ियाँ, जैसे पेटूनिया एक प्रकार का फूल होता है उसकी पंखुड़ी है, जिरेनियम एक प्रकार का फूल होता है उसकी पंखुड़ी भी होती है, जो प्राकृतिक सूचक का काम करती है। यानी कि जब इन्हें अम्लीय क्षार इनमें मिलाया जाता है किसी तरीके, जो भी इनका तरीका होता है उस तरीके जब आप उसको करते हैं तो ये अपना रंग परिवर्तित कर देते हैं। जब रंग परिवर्तित कर देते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि उसमें अम्ल है या क्षार। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए बेटा अगला क्या है, दूसरा नोट यहाँ पर देखिए। अम्लीय विलयन में हल्दी का रंग भाई जो होता है वो आपका होता है पीला। कैसा होता है बेटा? पीला। अम्लीय विलयन में हल्दी का रंग कैसा होता है क्वेश्चन बनेगा, तो बेटा आपको याद क्या रखना है? आपको पीला रंग याद रखना है। ठीक है, और क्षारकी में आपका हो जाता है लाल। ठीक है, यही कारण है कि सफ़ेद कपड़े पर लगे सब्जी के दाग साबुन से जब धोए जाते हैं तो वो लाल भूरे रंग के हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं पता चल गया? क्योंकि यहाँ पर देखिए फिर सुनिए, हल्दी जो है अगर वो अम्लीय विलयन है तो वो रंग देगी बेटा पीला, और अगर क्षारीय विलयन है तो वो देगी लाल। अब सुनना बहुत अच्छे से। अब चूंकि अम्ल मान लीजिए इसमें पाया जा रहा है ना, अब जब हम साबुन से धोते हैं बेटा उसमें तो पाया जाता है क्षारक, होता है क्षारक या क्षार पाए जाते हैं उसमें। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, जब क्षारक हल्दी से क्रिया करता है तो वो कैसा कर देता है? लाल रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। अब समझ में आ गई क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि साबुन में मात्रा बेटा क्षार की मिली होती है। क्या की मात्रा मिली होती है? क्षार या क्षारक की मात्रा उसमें मिली होती है। ठीक है, चलिए बेटा यहाँ पर क्वेश्चन भी बन सकता है, तो हमने आपको यहाँ पर नोट कर दिया। ठीक, अब यहाँ पर चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर परिभाषा हमारी मिलती है विद्युत अपघट्य और विद्युत अपघटन। ठीक है, अब ये होते क्या है? ठीक है, इनके बारे में बेटा हम लोग जानते हैं। पहला पॉइंट में हमने आपको डिस्कस किया है विद्युत अपघट्य के बारे में। तो वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित की जा सकती है, असल में बेटा उन्हें कह देते हैं विद्युत अपघट्य। अब बोले सर समझ में नहीं आया, चलिए समझिए सरल भाषा में। ऐसे कोई पदार्थ हैं, है ना,
ऐसे कोई पदार्थ, मान लीजिए आप जल में कोई भी चीज़ आपने घोल दी, कोई भी ए टू जेड आपने चीज़ घोल दी, और अगर उसमें हम लोग विद्युत अपघट यानी कि अगर उसमें विद्युत के तार लगा उसमें करंट प्रवाहित हो, तो बेटा विद्युत का प्रवाहित हो सके उसमें, तो ऐसे पदार्थों को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत अपघट। जैसे शुद्ध अगर जल हो तो बेटा वो होता है उदासीन। कैसा होता है, उदासीन। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है? फिर सुनो कायदे से कि जो ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन यानी कि उन्हें हम जल में घोलें, किस में घोलें, कोई भी पदार्थ हो अगर हमने जिसमें जल में उसको घोल दिया और फिर उसमें इलेक्ट्रिसिटी अगर हमने फ्लो कराई, है ना, प्रवाहित कराई, और अगर जल प्रवाहित उसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाए तो समझ लेना वो ऐसे पदार्थ जो हैं वो बेटा क्या कहलाते हैं, विद्युत अपघट। अब इसी पूरे प्रोसेस को बेटा असल में हम लोग कहते हैं विद्युत अपघटन। क्या कहते हैं बेटा, विद्युत अपघटन। जिसके विलयन में हमने प्रवाहित की बुद्ध, जैसे मान लीजिए कि हमने नमक को डाला, किसको डाला बेटा, नमक को डाल दिया पानी में, काय में डाल दिया, यहाँ पर देखिए NaCl, इसको बेटा नमक कहते हैं, इसको बेटा हमने जल में मिला दिया किसी कंटेनर में, किसी में, उसमें हमने विद्युत प्रवाहित की प्रवाहित, तो विद्युत उसमें करंट आने लगा यानी कि जल में। तो इसका मतलब ये जो पदार्थ है कौन, NaCl, ये कहलाएगा बेटा विद्युत अपघट्ट। क्यों कहलाएगा, क्योंकि इसके इसी का तो जलीय विलयन था, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो इसे हम लोग कहेंगे, जो पदार्थ होता है उसको हम लोग कहते हैं असल में क्या कहते हैं बेटा, विद्युत अपघट्ट। और ये जो पूरा प्रोसीजर होता है ना, इसको बेटा हम लोग कहते हैं विद्युत अपघटन, ठीक है। यहाँ पर हमने नीचे मेंशन किया है, ठीक है, यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, जब विद्युत अपघट्ट के विलयन में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो उसका अपघटन हो जाता है। इस क्रिया को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, विद्युत अपघटन। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। आगे बेटा देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक सिद्धांत के बारे में बताया गया। हाँ, एक जरूरी बात जो आपको याद रखनी है, क्या याद रखनी है, ये बेटा आपके सिलेबस में यानी कि ये परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। हो सकता है किताबों में आपको मिले पर ये परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। क्यों नहीं बोले सर, क्यों पढ़ा रहे हैं फिर आप जब परीक्षा में आना ही नहीं है। देखिए, अगर आपको ये पता नहीं होगा, है ना, वैद्युत वियोजन का सिद्धांत, तो आप चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। इसलिए इसको हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं, बट आपको यहाँ समझना है कि आखिर ये होता क्या है वैद्युत वियोजन, ठीक है। बस इतने बारे में समझ लीजिए, है ना। बट ये परीक्षा में आपसे नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है। चलिए बेटा देखिए, 1857 यानी कि 1857 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था स्वांटे आर्हीनियस। क्या नाम था बेटा, स्वांटे आर्हीनियस ने विद्युत अपघटन की क्रिया, जो हमने वो आपको ऊपर बताया कि विद्युत अपघटन के विलयन में विद्युत प्रवाहित की जाती है ना, तो इस क्रिया को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं, है ना। कि इसके गुणों को समझाने के लिए, क्या करने के लिए, इसकी मतलब जो भी गुण थे उसको समझाने के लिए इन्होंने एक सिद्धांत दिया। क्या दिया बेटा, सिद्धांत दिया। इसी सिद्धांत को हम लोग बेटा क्या कहते हैं, वैद्युत वियोजन के सिद्धांत के नाम से या आयनिक सिद्धांत के नाम से इसको जाना जाता है। समझ में आगे चीज़ें। कौन थे वैज्ञानिक बेटा, स्वांटे आर्हीनियस। कितनी सन में दिया था इन्होंने, है ना, 1857 में दिया। क्या दिया, सिद्धांत दिया। किसके लिए दिया बेटा सिद्धांत, है ना, विद्युत अपघटन के लिए। तो विद्युत अपघटन का सिद्धांत दिया, उसी को बेटा हम लोग कहते हैं आर्हीनियस का वैद्युत वियोजन का सिद्धांत या आयनिक सिद्धांत, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर इसके कुछ पॉइंट आपको दिए जाना है, उसे बहुत अच्छे से समझें। पॉइंट क्या कहता है, पहला, किसी वैद्युत अपघट्ट के यानी जो वैद्युत अपघट्ट है, जैसे NaCl लिया था, कोई भी पदार्थ जिसमें जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए उसे बेटा हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत अपघट्ट, ठीक है। कुछ जल या किसी अन्य विलायक में, बोले सर ये अन्य विलायक का मतलब क्या है। अब पहले विलायक समझ लीजिए। देखो, ऐसा होता है कि कभी का आपने देखा होगा, जल के हमेशा बात क्यों होती है, क्योंकि जल एक सर्वश्रेष्ठ विलायक माना जाता है। यानी कि ज़्यादातर जो मतलब चीज़ें होती हैं वो जल में घुल जाती हैं, इनऑर्गेनिक चीज़ें, ठीक, ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक अलग होते हैं। विलायक का मतलब ऐसे मतलब पदार्थ, यानी कि जैसे समझिए लिक्विड प्रकार के पदार्थ जिनमें चीज़ों को घोला जाता है, मिलाया जाता है, उन्हें बेटा हम लोग कहते हैं विलायक, ठीक है। समझ में आ गया। होने को पेट्रोल भी विलायक हो सकता है, तेल भी विलायक हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है आपका, ठीक है। और यहाँ पर जल की बात हो रही है क्योंकि ये आसानी से उपलब्ध होता है, और हम सबसे ज़्यादा, आप सब्जी बनाते हैं, सब बेसन को घोलते हैं, किसी भी चीज़ को जब आप गोला गाली करते हैं तो आप क्या करते हैं, जल को ही मिलाते हैं, है ना। चलिए बेटा देखिए, हाँ, हमने क्या कहा, दो प्रकार के विलायक होते हैं, एक तो आपके ऑर्गेनिक होते हैं, दूसरे आपके इनऑर्गेनिक होते हैं, ठीक है बेटा, कार्बनिक और अकार्बनिक, ठीक।
आगे देखिए, घुलने पर वह दो प्रकार के विद्युत आवेशित कणों में विभाजित हो जाते हैं। यानी कि जब किसी वैद्युत अपघट्ट को किसी विलायक में घोला जाता है तो पहला पॉइंट निकल के आता है कि वह दो प्रकार के आवेशित कणों में, यानी कि ऐसे कण दो कणों में बढ़ जाता है जिन पर चार्ज होता है। आवेश का मतलब चार्ज, या तो वो पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकता है और या वो नेगेटिव हो सकता है। अब अगर यहाँ पर बता दिया जाए तो बेटा एक पॉजिटिव होता है, दूसरा क्या होता है, नेगेटिव होता है। दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव नेगेटिव भी नहीं हो सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए बेटा समझ में आ गई बात आपको। ठीक है, आगे देखो, इस क्रिया को बेटा आयनन या वियोजन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पर NaCl को घोला जा रहा है, घोला जा रहा है किस में घोला जा रहा है, मान लीजिए हमने जल में इसको घोला, किस में घोला बेटा, NaCl। यहाँ पर पूरा है कंपाउंड है। ठीक, जब इसको घोला तो बेटा आप देखिए यहाँ पर दो प्रकार के आयन प्राप्त हुए आपको, एक तो Na+ आयन जिस पर पॉजिटिव चार्ज था, और एक आपका Cl यानी क्लोराइड आयन जिस पर माइनस चार्ज था। तो हमने क्या समझा, पहला पॉइंट यही तो कह रहा है, जब किसी वैद्युत अपघट्ट को, अब वैद्युत अपघट्ट इसको क्यों बोल रहा है पहले ये समझ लीजिए। NaCl के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है, इस चक्कर में इसको हम लोग बेटा कहते हैं, क्या कहते हैं, वैद्युत अपघट्ट। तो जब इसे किसी जल में या किसी भी विलायक में घोला जाता है तो ये दो प्रकार के आयनों में बढ़ जाता है। और एक पर जिस पर बेटा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरे पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। ये आपको आगे पॉइंट में मिलेगा पर हमने यहीं समझा दिया। ठीक है बेटा, आगे देखिए, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, विद्युत आवेश युक्त जो परमाणु, यानी कि ये जो प्राप्त हुए आपको है ना आयन, है ना, एक धनावेश से तो है ना परमाणु या धनायन होते हैं, यानी कि जो धनावेशित परमाणु का जो आयन होता है उसे बेटा हम लोग कहते हैं धनायन। ठीक है, और ये आपका हो गया ऋणायन, यानी कि जिस पर प्लस चार्ज होता है उसको बेटा हम लोग कहते हैं धनायन, और जिस पर माइनस चार्ज होता है बेटा उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऋणायन कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या कहता है, आगे देखिए, कि वैद्युत अपघट्ट के विलयन में उपस्थित धनायनों के आवेशों की कुल संख्या ऋणायनों के आवेशों की संख्या के बराबर होती है। अब समझ लीजिए एक एग्जाम्पल से, हमने NaCl को घोला, यहाँ पर एक Na का प्राप्त हुआ प्लस चार्ज और एक माइनस का, यानी कि एक प्लस प्राप्त हुआ और एक माइनस। अब यहाँ ऐसा नहीं हो सकता कि दो Na के प्राप्त हो जाए और एक Cl का प्राप्त हो। कहा क्या जा रहा है कि पहला तो जब किसी विद्युत अपघट्ट को जल में घोला जाता है, किसी भी विलायक में घोला जाता है, तो उसकी पहला पॉइंट क्या कहता है कि वो दो प्रकार के आवेशित आयनों में बढ़ जाता है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि एक पर प्लस होगा दूसरे पर माइनस होगा। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि प्लस की संख्या हमेशा माइनस की संख्या के बराबर हो, यानी प्लस चार्ज जो होगा, अगर 4 पॉजिटिव आयन प्राप्त हुए तो 4 नेगेटिव आयन भी आपको प्राप्त होंगे। समझ में आ गया। आगे देखो, इसलिए जो वैद्युत अपघट्ट का विलयन होता है वो होता है उदासीन, यानी कि जितने प्लस थे उतने माइनस थे, आपका खत्म हो गया आपका सिस्टम। ठीक है, यानी कि जो भी आपका प्लस माइनस थे वो खत्म हो गए, तो जिसमें प्लस और माइनस कुछ भी ना हो वो बेटा क्या कहलाता है, उदासीन। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है जरा समझिए। चौथा पॉइंट कहता है कि आयनन की क्रिया उत्क्रमणीय होती है। अब आप जरा गौर कीजिए, उत्क्रमणीय अभिक्रिया हमने आपको पढ़ाई थी, ऐसी अभिक्रिया जो अग्र तथा पश्च जो दोनों दिशाओं में संपन्न हो जाती हैं उन्हें बेटा हम लोग कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया, और ये इसका सिंबल होता है, पढ़ाया था ना हमने आपको। ठीक है, पांचवा पॉइंट क्या कहता है बेटा, पांचवा पॉइंट जरा देखिए, पांचवें पॉइंट में कहा जा रहा है कि वैद्युत अपघट्ट को जल में घुलने पर उसके सभी अणु आयनित नहीं होते हैं, है ना, नहीं होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। क्या कहा जा रहा है पहले बहुत अच्छे से सुनो, कि ऐसा नहीं है कि हमने NaCl को घोला है ना तो वो पूरे 100% घुल जाता है, थोड़ा बहुत मात्रा में नहीं भी घुलता। मान लीजिए हमने 100 ग्राम हमने घोला, कितना घोला बेटा, 100 ग्राम घोला हमने इसको, और 100 ग्राम में बेटा हमारा 90 ग्राम घुल गया और 10 ग्राम हमारा शेष बच गया 10 ग्राम शेष। तो बेटा इसमें 90% ये आयनन की मात्रा है, क्योंकि 100 में से 90 ही तो आयनित हुए, 90 के ही तो आयनन बने, और 10% यहाँ पर क्या हुआ, ये अनायनित आयन है, यानी कि इनका आयनन नहीं हुआ। तो जितना ज़्यादा आयनन होगा वो विलयन उतना अच्छा जो होगा वो सुचालक होगा विद्युत का। समझ में आ गई। इनकी मात्रा जितनी ज़्यादा होंगी, यानी कि जितने पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बनेंगे, जितने अच्छे तरीके से वो घुलेगा उतनी ज़्यादा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होंगे, यानी कि आयरन की मात्रा उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है बेटा, आगे देखिए छठवां पॉइंट क्या कहता है। छठवां पॉइंट कह रहा है कि किसी विद्युत अपघट्ट के भौतिक तथा रासायनिक गुण उसके आयनों के स्वभाव व उनकी प्रकृति पर निर्भर करते हैं, यानी कि जो भी आयन उसमें बनते हैं उसी के हिसाब से वो विलयन बन जाता है। ठीक है, या किसी भी विद्युत अपघट्ट के जो भौतिक रासायनिक गुण होते हैं उसी के आधार पर विलयन बनता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, किसी वैद्युत अपघट्ट के विलयन को वैद्युत चालकता है ना
उपस्थित आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। क्या कहते हैं वो भी सुनना। और आवेश पर भी निर्भर करती है, ठीक है, यानी कि उन पर जो प्लस चार्ज चला, यानी कि आवेश की मात्रा क्या लिखा है आगे देख लीजिए। यदि आयनों की संख्या अधिक है तो आवेश की मात्रा अधिक होगी, तो वैद्युत चालकता भी अधिक होगी। मतलब समझे नहीं समझे, चलिए हम समझाते हैं। कहाँ ये जा रहा है, जरा नीचे इसको पेज को करते हैं फिर आपको समझाएं बेटा, यहीं पे समझा देते हैं, ठीक है। देखिए जितने ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, इतनी चीज़ तो समझ में आ गई कि जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे। अगर 6 पॉजिटिव होंगे तो 6 नेगेटिव होंगे। अब क्या कहा जा रहा है, अगर 2 पॉजिटिव होंगे तो 2 नेगेटिव होंगे। इतनी चीज़ समझ में आ गई, चलिए ठीक है। और प्लस और माइनस के अलावा कुछ बनेंगे नहीं, ठीक है। आयन दो ही प्रकार के होते हैं, या तो धनायन होते हैं या ऋणायन होते हैं। तो कहा ये जा रहा है कि ये जो चार्ज यानी कि धनायन या ऋणायन, यानी जिन्हें दोनों को आयन कहते हैं ये धनायन, धन वाला धनायन और ऋण वाला ऋणायन हो गया, ठीक है। तो इनकी संख्या जितनी ज़्यादा होगी, यानी कि ये बिलियन में जितनी ज़्यादा मात्रा में होंगे, बिलियन जो होगा वो उतना ही ज़्यादा कैसा होगा, सुचालक होगा। यानी कि उसमें जो फ्लो होगा, किसका फ्लो होगा बेटा, इलेक्ट्रिसिटी का, वो उतनी ही तेज़ी से होगा। समझ में आ गई। उसी को बेटा हम लोग कहते हैं चालकता। क्या कहते हैं हम लोग, ऐसा समझ लीजिए कि जितने पॉजिटिव ज़्यादा चार्ज होंगे उतने ही इसमें क्या होंगे, ज़्यादा बेटा तेज़ी से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, ठीक है। समझ में आ गया आपको, ठीक है। यही इसकी बेटा क्या कहलाती है, चालकता, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ कारक दिए जा रहे हैं। क्या कारक दिए जा रहे हैं, जो निर्भर करती है, मतलब जो आयनन की मात्रा यानी कि जो वियोजन होता है, प्लस और जो माइनस बनते हैं, वो इन पर निर्भर करते हैं। किन पर करते हैं, पहला कि जो पदार्थ आप घोल रहे हैं वो कैसा। अब मान लीजिए आप ऐसा कोई पदार्थ मिलाते हैं जो घुलता ही नहीं है, समझ में आ गया, तो बेटा उसका आयनन तो बहुत कम होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये वैद्युत अपघट्ट पर निर्भर करता है। दूसरा क्या है, विलयन की प्रकृति। अब मान लीजिए आप नमक को जल में घोलते हैं, समझ में आ रहा, तो वो बहुत तेज़ी से घुल जाता है। आप उसी को तेल में घोलते हैं, ये है ना, तो वो नहीं घुलता है। तो ये क्या कर रहा है, ये विलायक पर भी, यहाँ पर विलयन की सांद्रता या विलायक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, ठीक है। यहाँ पर विलायक की प्रकृति के बारे में बताएगा आपको। विलयन की सांद्रता पर भी निर्भर करता है कि सांद्र है या तनु है, ठीक है। ये दो प्रकार के विलयन आपने पढ़े होंगे। और विलयन का ताप पर भी निर्भर करता है। आपने देखा हो जब शरबत बनाते हैं तो अगर ज़्यादा ठंडा पानी हो तो हम लोग क्या करते हैं, पहले शक्कर को या तो साधारण पानी में पहले घोल लेते हैं, फिर ठंडे पानी में मिलाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग बेटा, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो ठंडे पानी में चीनी की घुलने की मात्रा होती है वो कम हो जाती है, टेम्परेचर डाउन होता है, इस चक्कर में। तो आपने देखा वो चाय में जब हम डालते हैं किसी मतलब खोलती हुई जब चाय बनाते हैं, शक्कर डालते हैं तो तुरंत घुल जाती है। यानी कि विलयन की ताप पर भी निर्भर करता है, जो आपके आयरन की मात्रा होती है। अगर टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो आयरन की मात्रा बढ़ जाएगी। विलायक भी आपका सही होना चाहिए, आप तेल में घोल रहे हैं कि जल में घोल रहे हैं, जैसा भी पदार्थ हो वो उसी प्रकार के पदार्थों में घोलता है, ठीक है बेटा। तो ये चार चीज़ें पर निर्भर करता है वैद्युत अपघट्ट के आयनन की मात्रा, यानी कि कितने आयन बनेंगे, कैसे बनेंगे, ये चार कंडीशनों पर निर्भर करता है। पहला वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति, दूसरा विलयन की सांद्रता, तीसरा विलायक की प्रकृति, और चौथा आपका विलयन का ताप, ठीक है बेटा। आगे देखिए, हर बार की तरह इस बार भी बेटा हम आपको आरोग्य सेतु ऐप के बारे में बताएंगे। हाँ हमें पता है हम बार बार बताते हैं, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया हो बेटा तो आप इसको कर लीजिए, ताकि आपके कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के खतरों से आपको बचाया जा सके, ठीक है बेटा। उसके बाद देखिए बेटा, यहाँ पर कुछ हर बार मैं आपको कुछ नई करने की सोचता हूँ कि आपको कुछ नई सूचना दूं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कोविड-19 से जुड़ी, देखिए हमने पहले भी कहा कि ये इंडिया है, यहाँ पर अफवाहें बहुत जल्दी उड़ती हैं, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पर एक झूठ चल रहा था, अभी क्या चल रहा था सोशल मीडिया पर, कि मच्छर के काटने से कोविड-19 हो जाता है। ऐसा एक प्रकार की अफवाह चल रही थी, लोगों में डर भर गया। क्या भर गया, अरे भाई मच्छर को हम कैसे रोकेंगे, मतलब दिन भर रात भर जागेंगे तो नहीं ना, है ना। मच्छर के पीछे कि हम पूरी नींद बर्बाद करें, वो सोएंगे, वो काट के आ गया, मतलब वो किसी संक्रमित व्यक्ति को काटा, फिर उसने हमको काट लिया तो हम तो बीमार पड़ जाएंगे। तो बेटा ऐसी कोई अभी तक कोई स्टडी नहीं है, और ना मच्छर के काटने से कोविड-19 होता है। अभी तक ऐसी कोई भी स्टडी नहीं आई है जिसमें ये कहा जा सके कि मच्छर के काटने से कोविड-19 यानी कोरोना वायरस होता है। ये सिर्फ तभी होता है जब आप किसी संक्रमित व्यक्ति को छूते हैं, उसके संपर्क में आते हैं, या उसकी छुई हुई वस्तुओं को आप टच कर लेते हैं, समझ में आ रहा है। तो इस चक्कर में आपको कोविड-19 हो सकता है, बशर्ते आपको नहीं हो सकता है। अगर आप बहुत अच्छे से अपने आप को मतलब प्रिपेयर कर लेते हैं कि आप दूसरों से दूर रहेंगे, है ना, उससे दूरी बनाएंगे, है ना, और साफ़ सफाई का ध्यान रखेंगे, और जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उनका ध्यान रखेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आप इससे बचे रहेंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ पर हमारा जो सेशन था वो समाप्ति की ओर है। उम्मीद है कि आप सभी लोग अपने अपने घरों पर बहुत अच्छे होंगे। लॉकडाउन खुल चुका है पर फिर भी सावधानी ज़रूरी है, ठीक है, और सावधानी के साथ आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।